आसाफ और एल्सी अभी भी कोर्डेस सेरेमनी के रास्ते में हैं। आसाफ एल्सी से कहता है कि वो तोहफा देना भूल गया था। आसाफ एक हैट निकालता है और एल्सी को पहनने में मदद करता है। साथ ही उसकी तारीफ करता है कि वो उसमें कितनी खूबसूरत लग रही है। उसकी तारीफ सुनकर एल्सी शर्मा जाती है और बताती है कि उसके पास भी एक तोहफा है। एल्सी एक बॉक्स निकालती है जिसमें ग्लव्स होते हैं और वो आसाफ को देती है। वो कहती है कि आज इक्वेस्ट्रियन प्रतियोगिता है और उसे नहीं पता कि उसे इसकी ज़रूरत पड़ेगी या नहीं, पर उसे यकीन है कि वो उस पर अच्छे लगेंगे। आसाफ एल्सी से तोहफा पाकर बहुत खुश होता है। वो उसे विक्ट्री की देवी कहता है और वादा करता है कि प्रतियोगिता जीत कर दिखाएगा। आखिरकार वो राजधानी पहुंचते हैं और वहां समारोह देखने के लिए भीड़ जुटी होती है। एल्सी बहुत उत्साहित होती है और आसाफ उम्मीद करता है कि मौसम अच्छा रहे। उसे नहीं चाहिए कि प्रतियोगिता पर मौसम का असर पड़े। थोड़ी देर बाद अल्मोर और साया उनसे मिलने आते हैं। अल्मोर कहता है कि आसाफ तैयार हो जाए और कपड़े बदले, क्योंकि प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। ये सुनकर एल्सी कहती है कि आसाफ ऐसा करे और साया के साथ वह जा रही है, क्योंकि उसे भी कमरे में जाकर कपड़े बदलने हैं। एल्सी को बेचैन देखकर साया पूछती है कि क्या सब ठीक है और क्या वो नर्वस है। एल्सी जवाब देती है कि अगर वो कहे कि नहीं है तो वो झूठ होगा। असल में ये पहली बार है जब उसे ऐसा महसूस हो रहा है। उसे नहीं पता कि वो अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी या नहीं, भले ही उसने पहले से अभ्यास किया हो। ये उसका पहला अनुभव है। साया उसे हौसला देती है और कहती है कि एल्सी तो घुड़सवारी के लिए ही बनी है। फिर दोनों कोर्डेस के नियमों पर चर्चा करती हैं। नियम कुछ इस तरह हैं: 8 फाइनलिस्ट्स में से जो सबसे पहले 10 राउंड पूरे करेगा वो जीतेगा। शुरुआत अपने पार्टनर के साथ होती है, लेकिन 5वें राउंड के बाद आसाफ को घोड़े से उतरना होगा और झंडा उठाना होगा। उस समय एल्सी अकेली होगी और यही बात उसे परेशान कर रही है। आखिरकार प्रतियोगिता का समय आ गया है। एल्सी को अपनी तरफ आते देख आसाफ उसका स्वागत करता है। वहीं एल्सी सोच में डूबी होती है। वो डरती है कि कहीं वो गलती ना कर बैठे जब वो घुड़सवारी कर रही हो। वो नहीं चाहती कि आसाफ को कल की तरह चोट लगे। खुद को शांत करने के लिए वो गहरी सांस लेती है। जब दोनों अपने अपने घोड़ों पर सवार हो जाते हैं, एल्सी पूछती है कि क्या उसका घोड़ा लेना बेहतर है बजाय आसाफ के घोड़े जेड के। आसाफ कहता है कि ये कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एल्सी ने इसका अभ्यास किया है। अगर उसे इससे आराम मिलता है तो यही उसके लिए सबसे अच्छा है। आसाफ कहता है कि ज़्यादा कोशिश मत करना और भरोसा दिलाता है कि चाहे वो कितनी भी तेज़ लौटे, वो उससे पहले पहुंच जाएगा। वो कहता है कि उसे किसी तरह का दबाव महसूस नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब तक वो साथ हैं, वो ज़रूर जीतेंगे। आखिरकार सभी प्रतिभागी इकट्ठा हो जाते हैं। सबकी लगन देखकर एल्सी थोड़ी घबरा जाती है। उसके बाईं ओर एक कपल खड़ा होता है जो जुड़वां जैसा लगता है। औरत की नज़रें पकड़ते ही एल्सी अपनी नज़रें हटा लेती हैं। उसे याद आता है कि उसने इन्हें किसी नॉवेल में देखा था, पर उसे याद नहीं आता कि कौन है। जब सब तैयार हो जाते हैं तो सम्राट उन्हें संकेत देता है। आसाफ एल्सी से कहता है कि चिंता मत करो, वो सब संभालेगा और उसे बस उसके साथ रहना है। जैसे ही हॉर्न की आवाज़ आती है, प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। सभी प्रतिभागी अपने घोड़ों पर तेज़ी से दौड़ते हैं, प्रतियोगिता के लिए उत्साह से भरे हुए। एक बाधा देखकर आसाफ एल्सी से कहता है कि डरे नहीं और याद दिलाता है कि हिम्मत और विश्वास ही घुड़सवारी में सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं। बाधा को पार कर एक टीम को पीछे छोड़ने के बाद अब उन्हें सिर्फ एक और टीम को हराना है और जीत उनकी होगी। सामने खड़े जुड़वां भाई बहनों को देख एल्सी को याद आता है कि ये सिसलाइन सिबलिंग्स हैं, जिन्होंने प्रिंस एल्सेस्ट को राजधानी वापस लाने में कामयाबी पाई थी। किताब में जब उन्होंने प्रतियोगिता जीती थी तो उन्होंने सम्राट से प्रिंस को वापस लाने की विनती की थी, जिसे उसने पहले निष्कासित कर दिया था। सोच में डूबी एल्सी अचानक चौंक जाती है जब आसाफ अचानक रुक जाता है। आसाफ बताता है कि अब 5वां राउंड है और उसे झंडा लेने के लिए घोड़े से उतरना होगा। वो एल्सी से कहता है कि वो झंडा लेकर लौटेगा उससे पहले कि एल्सी वापस आए, और फिर जल्दी से वहां से चला जाता है। उसे जाते देख
एल्सी ध्यान नहीं भटकाना चाहती और घोड़े पर सवारी जारी रखती है। बाधा देखकर उसे आसाफ की बातें याद आती हैं। घबराहट के कारण उसका दिल जोर से धड़कता है, लेकिन वो हिम्मत जुटाती है और आखिरकार छलांग लगाने में सफल हो जाती है। बाधा पार करने के बाद एल्सी देखती है कि आसाफ उसके आगे इंतजार कर रहा है। आसाफ उसकी तारीफ करता है कि उसने बड़ी अच्छी छलांग लगाई और अब वो घोड़े की सवारी करता है। अब उन्हें सिर्फ जुड़वां टीम को पीछे छोड़ना है और जीत पक्की है। असल में किताब में जुड़वां ही कोर्डेस प्रतियोगिता जीतते हैं और सम्राट से मिलते हैं, लेकिन अब आसाफ की टीम ने उन्हें हरा दिया और इससे एल्सी को चिंता होती है कि आगे क्या होगा। आसाफ एल्सी का कंधा पकड़कर उसे जीत में मदद करने के लिए धन्यवाद कहता है। आसाफ बहुत खुश नजर आता है, लेकिन एल्सी को लगता है कि आसाफ के शब्द झूठ हैं, क्योंकि जब उसने ये सब एलिसा के साथ किया था नॉवेल में, तब उसे जीतने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। आसाफ एल्सी से कहता है कि वो सम्राट से मिलकर कुछ कहना चाहता है। एल्सी का चेहरा उदास देखकर आसाफ पूछता है कि उसका मूड क्यों खराब है। क्या उसे जीत से खुशी नहीं या कुछ कहना चाहती है? एल्सी आसाफ की तरफ देखती है, कुछ कहना चाहती है, लेकिन उससे पहले ही आसाफ को बुला लिया जाता है। उसे जाता देख एल्सी कुछ ठीक करना चाहती है, पर समझ नहीं आता कैसे और क्या। तभी टियाथे एल्सी के पास आता है और पूछता है कि क्या हो रहा है, क्योंकि वो बहुत बीमार सी लग रही है। एल्सी कहती है कि उन्हें तुरंत एग्रीन किसी को भेजना होगा। अपने पिता को स्थिति से उलझन में देखकर वो कहती है कि वो बाद में सब समझा देगी। जब ड्यूक टियाथे को पता चलता है कि एल्सी ने वो हार नहीं पहना जो उसने दिया था, वो गुस्से से भर जाता है, क्योंकि एल्सी ने उसकी सलाह को नज़रअंदाज किया और आसाफ के साथ कोर्डस में भाग लिया। उधर पेशकश का समय आ चुका था। आसाफ सम्राट के सामने खड़ा था अपना इनाम लेने के लिए। सम्राट ने कहा कि वो उसकी बहादुरी और वफादारी की सराहना में उसे कोई भी इनाम देगा जो वो मांगेगा। आसाफ ने सिर उठाया और सम्राट की तरफ देखा, फिर कहा कि वो प्रिंस एल्सेस्ट को वापस लाने की विनती करता है। यही उसका इनाम है जो वो चाहता है। ये सुनकर सम्राट और बाकी मेहमान हैरान रह गए। सम्राट आसाफ को घूरता रहा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने सही सुना है। गुस्से में सम्राट ने अपनी कुर्सी पर जोर से हाथ मारा, जिससे तेज आवाज हुई। एल्सी और उसके पिता डरकर जल्दी उस तरफ भागे। उन्होंने देखा कि सम्राट खड़ा है और आसाफ को घूरते हुए दोबारा पूछता है कि क्या उसने सच में वही कहा जो अभी अभी उसने सुना। आसाफ बिना डरे जवाब देता है कि हाँ, वो चाहता है कि सम्राट प्रिंस एल्सेस्ट को राजधानी वापस बुलाए। एल्सी और सभी लोग हैरान रह गए। प्रिंस लुडविग उठकर चिल्लाया और आसाफ से कहा कि एल्सेस्ट का निष्कासन खुद सम्राट के आदेश से हुआ था। आसाफ ने जवाब दिया कि इसी वजह से वो सम्राट से निवेदन कर रहा है। उसने कहा कि वो प्रिंस को उसकी पुरानी हैसियत लौटाने की मांग नहीं कर रहा, बस वो चाहता है कि प्रिंस एल्सेस्ट को वापस बुलाया जाए, क्योंकि वो पिता और बेटे के रिश्ते को लेकर चिंतित है। ये सुनकर प्रिंस लुडविग और भी गुस्से में आ गया। उसे लगा कि आसाफ उसकी ताकत को चुनौती दे रहा है। सम्राट थोड़ी देर चुप रहा और फिर आखिरकार आसाफ की बात मान ली। आसाफ बहुत खुश हुआ और झुककर धन्यवाद दिया। इसके बाद आसाफ एल्सी और ड्यूक टियाथे से मिलने गया। ड्यूक ने उसे डांटा और कहा कि सबके सामने प्रिंस का साथ देना बहुत खतरनाक था। आसाफ ने जवाब दिया कि कभी कभी जीतने के लिए खतरनाक कदम उठाने पड़ते हैं। ड्यूक ने कहा कि उसे नहीं पता कि आसाफ को इससे क्या मिला, लेकिन उसे लगता है कि ये कदम आसाफ के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि वो अभी भी सम्राट का अधीनस्थ है। बातचीत के बाद ड्यूक वहां से जाने लगा और पूछा कि क्या एल्सी उसके बिना ठीक रहेगी। आसाफ ने कहा कि वो उसके साथ रहेगा, इसलिए चिंता न करें। ड्यूक के जाने के बाद एल्सी ने आसाफ से पूछा कि उसने ऐसा खतरा क्यों उठाया। आसाफ ने उसकी तरफ देखा और कहा कि वो इतना बहादुर नहीं है कि उसे अकेले खतरे में छोड़ दे, क्योंकि वो एल्सी के साथ लंबी जिंदगी बिताना चाहता है। ये सुनकर एल्सी चौंक गई और पूछा कि उसने ऐसा क्यों कहा। आसाफ ने कहा कि वो उसके साथ बहुत कुछ करना चाहता है, और भी बहुत सारी चीज़ें। फिर उसने पूछा कि क्या उसने आज के लिए सुंदर ड्रेस पहनी है, क्योंकि वो उसे एक सुंदर, हल्के गले तक खुली ड्रेस में देखना चाहता है। ये सुनकर एल्सी शर्मा गई।
तभी आसाफ ने उसके बालों को सहलाया और धीरे से उसकी ठुड्डी को छुआ। साया एल्सी को लेने आ गई। आसाफ ने एल्सी से कहा कि वो उसे बॉल में बाद में मिलेगा, जब वो तैयार हो जाएगी। फिर वो वहाँ से चला गया। उसी समय आसाफ अपने कमरे में पहुंचा और उसने ऑलमोर से ऑक्शन के बारे में पूछा। ऑलमोर ने जवाब दिया कि उसने ऑक्शन छोड़ दिया, क्योंकि जिस चीज़ की वो तलाश कर रहे थे वो अब प्रिंस लुडविग के पास थी। ये सुनकर आसाफ बहुत गुस्से में आ गया और उसने सामने लगे शीशे पर मुक्का मार दिया। हैरान ऑलमोर ने उसे शांत करने की कोशिश की, क्योंकि अब वो महल के अंदर थे। अकेल का वर्जर, ये एक लेजेंडरी जवाहरात था जो खुद जीवन की देवी ने अपनी प्यारी बेटी को दिया था। एल्सी के लिए गर्म चाय की तैयारी करते हुए डोरिया मुस्कुराई और चाय लेने चली गई। अकेल एक दुर्लभ पत्थर था जिसे बहुत से लोग पाना चाहते थे, क्योंकि एक किंवदंती के अनुसार यह अपने मालिक की रक्षा करता है और ये दुनिया में इकलौता है। 2 दिन पहले आसाफ को खबर मिली थी कि इस जवाहरात के आखिरी मालिक की मौत हो गई है और अब ये ऑक्शन में रखा गया है। उसने आलमोर से इसे किसी भी कीमत पर हासिल करने को कहा था। ये सच था कि वर्जर ऑफ अकेल की नीलामी हो रही थी, लेकिन ये पता लगाने में बहुत समय लग गया कि ऑक्शन कहाँ और कब होगा, क्योंकि सब कुछ गुप्त रखा गया था। इसी वजह से ऑलमोर पर बहुत दबाव था कि वो ये जवाहरात कैसे हासिल करे। सौभाग्य से कॉर्डेस के दिन एक जानकार विक्रेता ने उससे संपर्क किया। ऑक्शन के रास्ते में ऑलमोर को एक रिवाज याद आया, किसी लड़की को उसकी आंखों के रंग जैसा पत्थर देना। आसाफ के एल्सी को प्रपोज करने की सोच को याद कर वो इसे पाना चाहता था, लेकिन जो उसने वहां देखा वो सिर्फ पत्थर नहीं था। उसे ये जानकर हैरानी हुई कि इस वर्जर के लिए मुकाबला कर रहा था प्रिंस लुडविग। ऑलमोर ने कभी नहीं सोचा था कि वो प्रिंस लुडविग को वहां देखेगा, और उसे समझ नहीं आया कि वो वहां क्यों है, लेकिन उसे ये बात आसाफ को बतानी थी। वो जल्दी से आसाफ से मिलने भागा ताकि उसे जो पता चला वो बता सके। पर एक बात उसने आसाफ से नहीं कही, अनीशा की जड़ के बारे में। ये एक ऐसा तत्व है जिससे एक विशेष प्रकार का जहर बनता है जो शरीर को जकड़ देता है। इस जहर का इस्तेमाल कानूनन मना है और ऑलमोर नहीं जानता कि प्रिंस को इसकी ज़रूरत क्यों है। इसीलिए वो झिझक रहा था, ये तय नहीं कर पाया कि उसे ये बात बताना ठीक रहेगा या नहीं। वो नहीं चाहता था कि मैच से पहले आसाफ परेशान हो। कहानी पर वापस आते हुए आलमोर ने आसाफ के हाथ की पट्टी की और कहा कि शांत हो जाओ, क्योंकि गुस्सा होने से कुछ हल नहीं निकलेगा। हालांकि अब उन्हें प्रिंस लुडविग की चाल का अंदाज़ा हो चुका था। वो लेडी एल्सी को प्रपोज करना चाहता है ताकि टियाथे परिवार का समर्थन मिल सके। इसीलिए आसाफ ने कार्रवाई शुरू की। सम्राट से प्रिंस एल्सेस्ट को राजधानी बुलाने की अनुमति मांगी ताकि उसके पास एक बैकअप साथी हो। उधर एल्सी के कमरे में साया ने बताया कि वो उसके लिए नहाने का पानी तैयार करेगी, क्योंकि एल्सी को ज़रूर पसीना आया होगा। साया ने फिर पूछा कि क्या वो वाकई मदद नहीं चाहती, क्योंकि हाल ही में एल्सी अकेले नहा रही है। एल्सी ने कहा कि वो ठीक है और अकेले ज़्यादा आरामदायक महसूस करती है। असल में एल्सी डरती है कि कहीं साया उसकी मुरझाई हुई सील न देख ले। एल्सी के नहाने तक इंतज़ार करते हुए साया एक बैग खोलती है और वो सामान तैयार करती है जो एल्सी बाद में पहनेगी। साया बेसब्री से एल्सी को तैयार करने का इंतज़ार कर रही थी। उसने एक नौकरानी डोरिया को बुलाया ताकि वो एल्सी के लिए गर्म चाय तैयार कर सके। डोरिया मुस्कुराई ताकि समझने का इशारा दे सके और चाय लेने चली गई। कुछ समय बाद भी एल्सी बाथरूम से बाहर नहीं आई। यह देखकर साया परेशान हो गई, क्योंकि एल्सी का इतना देर तक नहाना सामान्य नहीं था। समय बीत रहा था तो साया ने दरवाजे पर दस्तक दी और पूछा कि क्या एल्सी को और समय चाहिए। लेकिन काफ़ी देर तक इंतज़ार करने के बाद भी जब एल्सी ने कोई जवाब नहीं दिया तो साया ने दरवाज़ा खोला। अंदर का नज़ारा देखकर साया चौंक गई। एल्सी बेहोश थी। घटना से पहले बाथरूम में दाखिल होने के बाद एल्सी कपड़े उतारते हुए चल रही थी और उसे आसाफ की कही बातें याद आ गईं, जिससे उसके गाल लाल हो गए। कपड़े उतारने के बाद उसने शावर लिया, लेकिन वो चौंक गई जब उसने देखा कि उसके सीने पर बना सील फिर से चमकने लगा है। एल्सी को लगा
जैसे ये सील उनके प्यार को नकार रहा हो। वो अपने जज्बातों को रोक नहीं पाई और यही वजह बनी कि वो बेहोश हो गई। पिछले सीन पर लौटते हैं। साया ने बेहोश एल्सी को जगाने की कोशिश की। एल्सी उठने की कोशिश करती है, पर उसके बाएं सीने में बहुत दर्द होता है। एल्सी को इतनी तकलीफ में देखकर साया डॉक्टर को बुलाना चाहती थी, लेकिन एल्सी ने उसे रोक दिया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके पिता को कुछ पता चले। उधर असाफ ने डोरिया को अपने कमरे में बुलाया। डोरिया वही नौकरानी थी जिसे उसने हाउस टिया में जासूस बनाकर भेजा था। डोरिया ने बताया कि जब वो बाहर कॉरिडोर में थी, उसने बाथरूम के अंदर किसी के रोने की आवाज़ सुनी। आसाफ ने पूछा कि क्या उसने कुछ अजीब देखा। डोरिया ने जवाब दिया कि उसे नहीं पता, क्योंकि एल्सी अभी तक बाथरूम से बाहर नहीं आई है। ये सुनकर आसाफ ने डोरिया को जाने को कहा और आलमोर से पूछा कि क्या वजह हो सकती है जिससे एल्सी रो रही हो। आलमोर ने कहा कि वो पक्का नहीं कह सकता, लेकिन अगर एल्सी की तबीयत ठीक नहीं है तो उन्हें कार्यक्रम किसी और दिन अटेंड करना चाहिए। ऑलमोर का जवाब सुनकर, जो कि वैसा नहीं था जैसा आसाफ चाहता था, उसने उसे डांटा। आसाफ ने कहा कि वो खुद जाकर एल्सी को लाएगा। एल्सी को अपनी तरफ आते देखकर आसाफ ने सोचा कि आज रात वो बिल्कुल अलग लग रही थी। फिर दोनों रिसेप्शन हॉल पहुंचे, जहां मेहमानों ने तालियों से उनका स्वागत किया। आसाफ और एल्सी सम्राट के सामने रुके और झुककर सम्मान दिखाया। हम अपने आप को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं महामहिम। रमीसा की कृपा आप पर बनी रहे, आसाफ ने कहा। सम्राट खड़े हुए और कंपटीशन जीतने पर आसाफ और एल्सी को बधाई दी। वो उनके साहस और सुंदरता से बहुत खुश थे, जो उन्होंने कॉर्डेस के दौरान दिखाई थी, और आशा जताई कि ये अवसर उन्हें कृपा प्रदान करेगा। सम्राट के भाषण के बाद मेहमानों की तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई, एक डांस परफॉर्मेंस के साथ, जिसमें आसाफ और एल्सी ने हिस्सा लिया। सभी मेहमानों का ध्यान उन्हीं पर था, लेकिन हर कोई उन्हें खुशी से नहीं देख रहा था, खासकर सम्राट और प्रिंस लुडविग। डांस करते हुए आसाफ और एल्सी एक दूसरे के बारे में सोच रहे थे। एल्सी सोच रही थी कि अंत में वो खुद को ही सबसे ज़्यादा चोट पहुंचाएगी, और उसे अफसोस हो रहा था कि उसने कभी उससे करीब आने की कोशिश की। वहीं दूसरी ओर एल्सी के नर्वस एक्सप्रेशन को देखकर आसाफ समझ गया कि वो उससे दूर जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसे नहीं पता था कि एल्सी को किस बात का इतना डर है। लेकिन आसाफ ने ठान लिया था कि वो एल्सी को जाने नहीं देगा, क्योंकि वो चाहता था कि एल्सी हमेशा उसके साथ रहे। डांस खत्म होने के बाद एल्सी सोचने लगी कि क्या उसे आसाफ को छोड़ देना चाहिए या नहीं। कुछ पल के लिए माहौल शांत हो गया, लेकिन तभी आसाफ ने अचानक एल्सी से अपने प्यार का इजहार कर दिया, जिससे सब चौंक गए। लोग सोचने लगे कि क्या आगे चलकर दोनों परिवारों की शादी होगी। एल्सी को यह सुनकर हैरानी हुई, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि आसाफ ऐसा कुछ करेगा। उसे डर था कि कहीं वही ट्रेजेडी फिर से ना हो जो नॉवेल में हुई थी, इसलिए उसने वहां से जाने की कोशिश की। लेकिन आसाफ ने उसे रोक लिया और दोबारा अपना प्यार जताया। एल्सी नहीं जानती थी कि क्या जवाब दे, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि आसाफ उस ट्रेजेडी को फिर से झेले, इसलिए उसने अनमने मन से उसका इजहार ठुकरा दिया। उसका प्यार ठुकराया जाना सुनकर न सिर्फ आसाफ, बल्कि वहां मौजूद सारे मेहमान भी हैरान रह गए। आसाफ ने एल्सी से कहा कि वो उससे झूठ न बोले। उसे यकीन नहीं हो रहा था जो उसने सुना। आसाफ ने उससे मिन्नत की और जानना चाहा कि ऐसा क्या करे जिससे एल्सी उसका प्यार स्वीकार कर ले। एल्सी को चुपचाप रोते देख आसाफ सह नहीं पाया और उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर ले गया। बाहर आकर एल्सी ने आसाफ से कहा कि वो ऐसा ना करे। वो नहीं चाहती थी कि उसकी इज्जत पर कोई दाग लगे। लेकिन घबराए हुए आसाफ ने उसकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया और यहाँ तक कह दिया कि वो सबको बता दे कि उसे बेइज्जत किया गया। आसाफ ने कहा कि उसे कोर्ट में घसीट ले जाए और उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दे, क्योंकि वो जानता था कि एल्सी ऐसा नहीं करेगी। वो उसे आजमाना चाहता था, देखना चाहता था कि वो उसके लिए कितना आगे जा सकती है। अगर वो नहीं चाहती तो अपनी ज़बान काटकर खुद को मार ले, लेकिन वो पीछे नहीं हटेगा, चाहे एल्सी उससे नफरत ही क्यों ना करने लगे। ये कहते हुए आसाफ ने एल्सी का हाथ पकड़ा
उसे गले लगाया और चूम लिया। भावनाओं में डूबी एल्सी कुछ नहीं कर सकी और आसाफ को खुद को चूमने दिया। चूमने के बाद आसाफ ने एल्सी से फिर पूछा कि क्या वो अब भी उसे प्यार नहीं करती, लेकिन एल्सी अब भी उसके इजहार का जवाब देने को तैयार नहीं थी। ये सुनकर आसाफ ने एक छुरा निकाल लिया। वो खुद को मार डालना चाहता था, क्योंकि अगर एल्सी ने उसका प्यार नहीं अपनाया तो उसके लिए जीने का कोई मतलब नहीं था। वो चाहता था कि कम से कम एल्सी उसे इस वजह से याद रखे। एल्सी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन आसाफ ने उसकी बात नहीं मानी और खुद को सीने में छुरा घोंप लिया। ये देख एल्सी घबरा गई और आखिरकार हार मानते हुए आसाफ से कह दिया कि उसके पास ईश्वर की सील है। आसाफ की चौंकाने वाली प्रतिक्रिया देख एल्सी ने जल्दी से छुरा उठाकर दूर फेंक दिया। आसाफ ने एल्सी का हाथ पकड़ लिया और चिल्लाकर पूछा कि क्या उसने जो सुना वो सच था। घबराए हुए आसाफ को देखकर एल्सी ने उसे अपने बाएं सीने की सील दिखाई। वो सील देखकर आसाफ बिल्कुल शांत हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे स्वीकार करे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसका दिल चीर दिया हो। आसाफ एल्सी के पास गया और सील को छूने लगा। वो यकीन करना चाहता था कि क्या ये वाकई ईश्वर की सील है। जब उसे एहसास हुआ कि सील हटाई नहीं जा सकती, तो उसने गुस्से में चिल्लाया। एल्सी ने आसाफ से माफ़ी मांगी और बताया कि उसने झूठ इसलिए बोला था क्योंकि वो उसके साथ रहना चाहती थी। उसे पता था कि उसके किए माफ़ी के लायक नहीं थे। आसाफ कुछ देर चुप रहा, फिर ज़मीन से अपनी गिरी हुई कोट उठाने के लिए झुका। उसका गुस्सा थोड़ा शांत हो गया, लेकिन उसने एल्सी से कहा कि वो अभी भी उसे माफ़ नहीं कर सकता। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके साथ खेला गया हो, जबकि एल्सी के पास सील थी और उसके पास नहीं। वो चाहता था कि एल्सी कम से कम उसके प्यार को तो माने। एल्सी ने जवाब दिया कि उसके पास सील है और उसके पास नहीं, इसलिए उनका प्यार कभी टिक नहीं पाएगा। वो उसे बहुत प्यार करती है, लेकिन जानती है कि सील के कारण ये रिश्ता नहीं चल सकता। आसाफ ने रोती हुई एल्सी को गले लगाया और उसे शांत करने की कोशिश की, क्योंकि वो उसे पागल बना रही थी। कुछ देर बाद जब एल्सी थोड़ा शांत हुई, तभी दरवाज़ा तेज़ आवाज़ से खुला। आसाफ ने मुड़कर देखा कि ड्यूक्टिया और एलिसा उनकी ओर आ रहे थे। कुछ समय पहले जब आसाफ और एल्सी कमरे से निकल गए थे, तो वहाँ का माहौल हंगामेदार हो गया। ड्यूक्टिया ये सब देख नहीं पाए और वो एल्सी की हालत देखने के लिए जाने लगे, लेकिन एलिसा ने उन्हें रोका और थोड़ी देर और इंतज़ार करने को कहा। मगर गुस्से में टिया ने कहा कि वो बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं और दरवाज़ा खोल दिया। उन्होंने देखा कि आसाफ एल्सी को गले लगाए हुए है और एल्सी के कपड़ों पर खून के दाग हैं। उन्होंने चिल्लाकर पूछा कि आसाफ ने उनकी बेटी के साथ क्या किया और उसकी कॉलर पकड़ ली। ड्यूक टिया को गुस्से में देखकर आसाफ ने कहा कि उसने एल्सी को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि उल्टा हुआ। जब उन्होंने देखा कि खुद आसाफ घायल है, तो उन्होंने उसकी कॉलर छोड़ दी और एल्सी को पास बुलाया। लेकिन आसाफ ने बीच में आकर कहा कि एल्सी अब उसकी है। ये सुनते ही ड्यूक टिया और गुस्से में आ गए और चिल्लाकर पूछा कि क्या वो पागल हो गया है? वो ऐसा कैसे कर सकता है? आसाफ ने जवाब दिया कि एल्सी ने ही उसे चाकू मारा था। वो बस उस हत्यारे को पकड़ना चाहता था जिसने उसे मारने की कोशिश की। आसाफ ने ड्यूक टिया को धमकी भी दी। ये सुनकर ड्यूक टिया चुप हो गए और कुछ नहीं बोल पाए। उन्होंने एल्सी से पूछा कि क्या ये सच है? एल्सी ने जवाब दिया कि हाँ, उसने ही आसाफ को चाकू मारा। ड्यूक टिया जानते थे कि ये सच नहीं है, लेकिन वो साबित नहीं कर सकते थे, क्योंकि वहाँ सिर्फ एक ही घायल था और बाकी सब लोग देख सकते थे। अगर कुछ होता तो वो एल्सी के पक्ष में नहीं जाता। आसाफ जानना चाहता था कि ड्यूक टिया अब क्या करेंगे। टिया ने गुस्से को दबाते हुए पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया और उसे क्या चाहिए। आसाफ ने जवाब दिया कि वो एल्सी को चाहता है। वो प्रस्ताव की चिट्ठी भेजेगा और चाहता है कि ड्यूक टिया उसे एल्सी सौंप दें। बस यही चाहिए। ड्यूक टिया को लगा कि ये सब ब्लैकमेल है और ये बकवास है। आसाफ ने कहा कि चाहे जैसे भी लगे, लेकिन वो सच्चा प्यार करता है एल्सी से। उसने वादा किया कि वो उसे हर खतरे से बचाएगा। उसने बताया कि प्रिंस लुडविग वर्च्यू ऑफ इकेल और रूट ऑफ अनीशा की तलाश में है। ये सुनकर ड्यूक टिया चुप हो गए और उन्हें समझ आ गया
कि आसाफ क्या कहना चाह रहा है, और उसे पता था कि अनीशा की जड़ कितनी खतरनाक थी। एलिसा, जो अब तक चुप थी, बोल पड़ी। उसे समझ आ गया कि आसाफ सच में उसकी बहन से प्यार करता है और एल्सी भी उसे बहुत चाहती है। उसने एल्सी की तरफ देखा। एल्सी ने सिर हिलाया, उसे याद दिलाते हुए कि आसाफ को उसकी सील के बारे में पहले से पता है। एलिसा ने आसाफ से कहा कि उसकी बहन को सील मिलने के बाद कभी खुशी नहीं मिली, बल्कि वो इससे बहुत परेशान रही। एलिसा ने अपने पिता से कहा कि वो उन्हें अपनी आशीर्वाद दें। ड्यूक टिया ने कहा कि ये सील उनके भाग्य के जोड़े को तय करती है। ईश्वर के शब्दों को नज़रअंदाज करना सिर्फ दुख की तरफ ही ले जाएगा। उसने कभी किसी किताब में नहीं पढ़ा कि कोई इस सील को पार कर सका हो। फिर भी, क्या तुम उसे चुनना चाहती हो? ड्यूक टिया ने एल्सी से पूछा। एल्सी ने जवाब दिया कि वो आसाफ के साथ रहना चाहती है। उसके लिए वो उसकी किस्मत से भी ज़्यादा अहम है। भाग्य और पिता की मर्जी के खिलाफ भी वो आसाफ को चुनती है। उसके लिए आसाफ ही उसका सच्चा प्यार है। ये सुनकर ड्यूक टिया ने एक लंबी सांस ली। उन्होंने दोनों से कहा कि वो इस जगह को छोड़ दें, इससे पहले कि मामला और बिगड़ जाए। आसाफ ने समझते हुए सिर हिलाया और एल्सी का हाथ पकड़कर वहां से चला गया। वो इस दुनिया से नफरत करता था। उसे इस दुनिया से बदला लेना था, उस डर और गिल्ट के लिए जो उसने पहली बार 17 की उम्र में किसी की जान लेकर महसूस किया था। वो उन लोगों को ढूंढना चाहता था जिन्होंने उसकी जिंदगी बर्बाद की, और उनके हाथ पैर तोड़ना चाहता था। वो उन्हें सबसे बेरहम तरीके से मारना चाहता था। यही उसका मकसद था, जब तक वो एल्सी से नहीं मिला। आसाफ उसे इत्तेफाक से मिला था। उसने एल्सी से संपर्क इसलिए किया था क्योंकि उसे ड्यूक टिया का साथ चाहिए था। वो बस एक साधन थी ताकत और ओहदे के लिए, फिर उसे फेंक देना था। लेकिन तब आसाफ को अंदाज़ा नहीं था कि वो उससे प्यार कर बैठेगा। एल्सी की सील वाली बात याद कर आसाफ को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे चाकू मार दिया हो। उसने एक लंबी सांस ली, टब से निकला और आईने के पास गया। वो अपने सीने के बाएं हिस्से को रगड़ रहा था, जैसे चाहता हो कि वहां सील आ जाए, लेकिन उसे पता था कि ऐसा मुमकिन नहीं। नहाने के बाद वो अपने कमरे में आया। उसने एल्सी को सोते हुए देखा, धीरे से बिस्तर पर चढ़ा और उसे गले लगा लिया। आसाफ ने सोचा कि चाहे उसके पास सील ना हो, लेकिन वो एल्सी को पाना चाहता है। आसाफ ने एल्सी के कंधे से कपड़े उतार दिए, जिससे उसका कंधा और उस पर चमकती सील दिखने लगी। ये वही ईश्वर की सील थी जो भाग्य के प्रेमियों पर आती है। ये एक आशीर्वाद माना जाता है, लेकिन ये कितनी निर्दयी है। आसाफ ने उस सील को देखा और उसे काट लिया। एल्सी दर्द से जाग गई और पूछा कि वो क्या कर रहा है। एल्सी ने उसे रोकने को कहा, लेकिन आसाफ ने उसकी बात अनसुनी कर दी और कहा कि उसे उससे भी ज़्यादा तकलीफ हो रही है। एल्सी उसकी भावना समझ गई और उसे कसकर गले लगा लिया। उसके बाद आसाफ ने दराज से मरहम निकाला और काटे गए हिस्से पर लगाया। एल्सी मुस्कुराई और आसाफ से पूछा कि अब मरहम लगाकर इलाज कर रहे हो? आसाफ ने जवाब दिया कि क्योंकि उसके पास वो सील नहीं है, इसलिए वह अपना निशान एल्सी पर छोड़ना चाहता था। एल्सी ने फिर से पूछा। उसे नहीं पता चला कि वो कब से सो रही थी। कोर्डस वाली घटना के बाद उन्हें वापस आए 2 दिन हो चुके थे, और न जाने क्यों एल्सी तब से बस सो ही रही थी। आसाफ ने पूछा, क्या वो फिर से उसे छोड़ना चाहती है? एल्सी उस पर झुक गई और बोली कि वो ऐसा नहीं करेगी। उसे उसके साथ ज़्यादा सुकून महसूस होता है। हालांकि अगर वो वहीं रुके रहे तो उसे डर था कि उसके पापा और एलिसा परेशान हो सकते हैं। आसाफ ने जवाब दिया, क्या वो ज़्यादा ज़रूरी है? वहाँ तो बस वो दोनों ही थे। उसने एल्सी को याद दिलाया कि वो उससे थोड़ा संभल कर रहे, क्योंकि उस वक़्त वो सिर्फ स्लीपवियर में थी और बहुत आकर्षक लग रही थी। एल्सी ने आसाफ को देखा और कहा, आई लव यू। आसाफ को उम्मीद नहीं थी कि एल्सी ऐसा कहेगी, और ये सुनकर वो शर्मा गया। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी, लेकिन आसाफ ने उसे नज़रअंदाज कर दिया। वो उस पल में कोई रुकावट नहीं चाहता था। कुछ देर बाद एल्मोर ने उसे बताया कि टिया फैमिली की तरफ से एक बग्घी आई है। उसे लगा कि शायद ड्यूक टिया खुद मिलने आए हैं। आसाफ ने एल्सी को बुलाया, जो उससे छुपने की कोशिश कर रही थी। क्या कर रही हो? अजीब मत बनो और यहाँ आओ, उसने कहा।
ये सुनकर कि उसके पापा आ गए हैं, एल्सी जल्दी से अपने कपड़े ढूंढने लगी। एल्मोर अभी भी बाहर दरवाज़ा खटखटा रहा था। तभी अचानक ड्यूक टिया एल्मोर के पीछे आ गए और ज़ोर से दरवाज़ा खोल दिया। उन्होंने आसाफ और एल्सी को सिर्फ स्लीप वियर में देखा तो बहुत गुस्से में आ गए। आसाफ और एल्सी खड़े हो गए उनका स्वागत करने। ड्यूक टिया ने बताया कि उन्हें कुछ ज़रूरी बात करनी है, इसी वजह से देर से आए। वो तब आए जब उन्हें आसाफ की शादी का प्रस्ताव मिला। आसाफ ने जवाब दिया कि उसने उनकी जगह भी बताई थी और छुपने का कोई इरादा नहीं था, बस उसने इतनी जल्दी उन्हें वहां आते हुए नहीं सोचा था। ड्यूक टिया ने कहा कि उन्हें पता है कि एल्सी के पास सील है, पर ये नहीं जानते कि उसका पार्टनर कौन है। अगर एल्सी और आसाफ शादी करते हैं तो एल्सी को उस सील की तकलीफ हमेशा झेलनी पड़ेगी और आसाफ बस बैठकर देखता रहेगा, एल्सी के पार्टनर को कोसता रहेगा। ड्यूक टिया ने जानना चाहा कि आसाफ क्या सच में एल्सी से प्यार करता है। आसाफ ने आत्मविश्वास से हाँ कहा और अपनी बात में यकीन जताया। ड्यूक टिया ने कहा कि आज तक कोई भी अपनी किस्मत को नहीं बदल सका है, इसलिए वो अपनी बेटी को होने वाले खतरे से पूरी तरह वाकिफ है। उन्होंने एल्सी से कहा, तुम नहीं जानती कि मैं कितना डर और चिंता में हूँ। ये सुनकर एल्सी चुप रही और सिर झुका लिया। उसे पता था कि उसके पापा सही कह रहे हैं। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए कि मैं किसे सबसे ज़्यादा अहमियत देता हूँ, तो मैं तुम्हारी खुशी को चुनूंगा। ड्यूक टिया ने एल्सी से कहा, अगर तुम लॉर्ड आसफ के साथ खुश हो तो मैं भी खुश रहूंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारी ये खुशी ना छिने। उन्होंने अपनी बात खत्म की। ये सुनकर एल्सी भावुक हो गई, उठकर अपने पापा को गले लगा लिया। क्या तुमने नहीं कहा था कि मुझे कुछ दिखाना है? ड्यूक टिया ने आसाफ से पूछा। आसाफ ने एक बुकशेल्फ को दबाया और उसे खींचकर खोला तो एक सीढ़ी नीचे की ओर जाती हुई दिखी। उसने ड्यूक टिया से कहा कि नीचे जाकर खुद देखो ताकि सब समझ आ सके। ड्यूक टिया ने चारों ओर देखा और पाया कि वो कमरा थोड़ा उदास और अंधेरा सा था। आसाफ ने बताया कि ये कमरा उसकी माँ ग्रेसिया रैंडल ने बनाया था। हालांकि कमरा ऐसा दिखता है, लेकिन उसे लगा कि ये गुप्त बातें करने के लिए सही जगह है। ड्यूक टिया ने समझते हुए सिर हिलाया। उसे समझ आ गया कि किसी कीमती चीज़ की हिफाजत करने के लिए कभी कभी कठोर बनना पड़ता है। लेकिन ड्यूक टिया ने आसाफ को तीखी नज़र से देखा। उसने चेतावनी दी कि अगर उसने उसकी बेटी को कोई नुकसान पहुंचाया तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। आसाफ मुस्कुराया और भरोसा दिलाया कि वो एल्सी से ये बात छुपाकर रखेगा। ड्यूक टिया ने उसे देखा और वादा किया कि अगर उसे ज़रा भी सबूत मिला कि उसने उसकी बेटी को चोट पहुंचाई है तो वो उसे मारने में एक पल की देरी नहीं करेगा। इसी बीच एल्सी बाहर ताज़ी हवा लेने के लिए टहल रही थी। उसे अपने पापा की पहले कही बात याद आई और वो शुक्रगुजार महसूस कर रही थी। उसे अच्छा लगा कि ड्यूक टिया ने उसके और आसाफ के रिश्ते को मंजूरी दी। एल्सी ने शांत और सुकून भरे माहौल में खुद को खोने की कोशिश की, लेकिन उसकी ये खुशी ज़्यादा देर टिक नहीं पाई क्योंकि 4 लोग उसका पीछा कर रहे थे। एल्सी ने एक खूबसूरत पीले रंग की तितली देखी और उसकी ओर आकर्षित हो गई। वो तितली के पीछे पीछे जंगल की तरफ चली गई। तभी उसे अचानक महसूस हुआ कि वो जंगल के अंदर आ गई है और उसे समझ नहीं आया कि वो वहाँ कैसे पहुंची। तभी अचानक एक काले कपड़े पहने शख्स उसके पीछे से आया, उसकी गर्दन पकड़ ली और डरावनी मुस्कान के साथ पूछा, क्या तुम्हारे पास सील है?